कक्षा 10 चैप्टर नंबर 14 पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। इस चैप्टर में हमने पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम शुरू कर रहे हैं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। अब हमें ये ज्ञात है कि प्राचीन समय से ही मनुष्य ने जंतुओं का जो है पालन करना शुरू किया था और उसका उपयोग जो है या तो भोज्य पदार्थ के रूप में या फिर उपयोगी जो सामग्री जो है प्राप्त करने के लिए जो है जंतुओं का क्या किया जाने लगा था, पालन किया जाने लगा था। और आज वर्तमान समय में जंतुओं की उन्नत किस्में हमारे पास में हैं और इसी वजह से आज जंतुओं का जो पालन करना है वो पहले की तुलना में और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। आज वर्तमान समय में अगर हम देखें तो मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट संवर्धन, इसके साथ साथ में डेयरी उद्योग के लिए जो है पशुपालन किया जाता है जिसमें गाय, भैंस, बकरी और ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़, ऊंट आदि का जो है पालन किया जाता है। इसके साथ साथ में मोती प्राप्त करने के लिए मुक्ता संवर्धन या मोती संवर्धन भी, परवाल और परवार वृत्तियाँ, इन तो इस प्रकार से हम देखें मछली पालन आदि, ये सभी के सभी जो है इन जंतुओं के पालन करने से हमें जो है आर्थिक लाभ होता है। तो इस वजह से आज वर्तमान समय में बड़े स्तर पर जो है पशुपालन किया जाता है और आर्थिक लाभ कमाया जाता है। इसमें आज हम जो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं वो है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, और मधुमक्खी पालन को जो है एपीकल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एपीकल्चर भी कहा जाता है। अब मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी से पादपों में परागण की क्रिया होती है। पादपों में कौन सी क्रिया होती है? परागण क्रिया होती है। तो मधुमक्खी, और इस मधुमक्खी से पादपों में कौन सी क्रिया होती है? पादपों में परागण क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? परागण क्रिया होती है। तो अगर मधुमक्खी पालन किया जाए तो उससे हमें दोहरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। दोहरा लाभ कैसे? एक तो पादपों में परागण आसानी से हो जाएगा, दूसरा मधुमक्खियों से हमें जो है क्या प्राप्त हो जाता है? शहद प्राप्त हो जाता है। और जो शहद प्राप्त होता है उसका उपयोग जो है उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है और साथ साथ में उसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। और शहद एक ऐसा उत्पाद है जो लंबे समय तक अगर पड़ा रहे तो वो खराब नहीं होता। इसी वजह से शहद का उपयोग जो है परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। और प्राचीन काल से ही मधुमक्खी पालन किया जाता रहा है, क्योंकि मधुमक्खी पालन करने से जहां शहद प्राप्त होता है वहीं मधुमोम भी प्राप्त होता है। और आज वर्तमान समय में मधुमक्खी पालन करने के लिए जो है कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी से पादपों में परागण क्रिया होती है। अगर हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो इस मधुमक्खी पालन से हमें जो है दोहरा लाभ होता है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन करने से हमें दोहरा लाभ होता है। अब ये दोहरा लाभ क्यों? दोहरा लाभ इसलिए क्योंकि एक तरफ पादपों में परागण जो है वो क्या हो जाएगा? परागण जो है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। पादपों में जो परागण है, परागण क्या हो जाएगा? परागण आसानी से हो जाता है। और दूसरी ओर देखा जाए तो हमें जो है मधुमक्खियों से जो है उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है। और ये जो शहद प्राप्त हो रहा है, इस शहद का जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है, एक तो है उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ के रूप में, उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ के रूप में। फिर दूसरा इसका उपयोग कैसे किया जाता है? औषधि के रूप में, औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है परिरक्षक के रूप में। किस रूप में? परिरक्षक के रूप में।
ठीक है ना, क्योंकि अगर शहद लंबे समय तक भी पड़ा रहे तो वो खराब नहीं होता है, और इसी वजह से शहद का उपयोग किस रूप में किया जाता है, परिरक्षक के रूप में किया जाता है। अच्छा, शहद तो प्राप्त होता ही है, शहद के साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी पालन से जहां शहद प्राप्त होता है वहीं हमें इससे जो है प्राप्त होता है मधुमोम। क्या प्राप्त होता है, मधुमोम प्राप्त होता है, और इस मधुमोम का भी उपयोग किया जाता है। मधुमोम का उपयोग जो होता है, जैसे ये सौंदर्य प्रसाधन जो सामग्री होती है, जिसमें ये लोशन वगैरह जो बनाए जाते हैं, फेस क्रीम वगैरह बनाई जाती है, उसमें मधुमोम का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में फर्श के ऊपर जो पॉलिश की जाती है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, मधुमोम का उपयोग किया जाता है, और औषधि बनाने में भी इस मधुमोम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो शहद प्राप्त हुआ, शहद के साथ साथ में क्या प्राप्त हो गया, मधुमोम भी प्राप्त हो गया, और मधुमोम के भी अपने उपयोग होते हैं। और इसके साथ में ही आज वर्तमान समय में मधुमक्खी पालन करने के लिए जो है कैसे छत्तों का उपयोग किया जाता है, इसके लिए कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है। तो 10th क्लास में मधुमक्खी पालन के बारे में इतनी जानकारी है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहा जाता है। मधुमक्खियों से पाकों में परागण क्रिया होती है। मधुमक्खी पालन करने से दोहरा लाभ होता है। पहला तो क्या होता है कि पाकों में परागण आसानी से हो जाता है। दूसरा कि मधुमक्खी पालन करने से हमें शहद प्राप्त होता है। शहद का उपयोग उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है और परिरक्षक के रूप में किया जाता है। क्योंकि जो शहद जो होता है वो लंबे समय तक पड़ा रहने पर भी खराब नहीं होता है, इस वजह से इसका उपयोग जो है परिरक्षक के रूप में किया जाता है। और प्राचीन काल से ही मधुमक्खी पालन किया जाता रहा है, क्योंकि मधुमक्खी पालन करने से जहां शहद प्राप्त होता है वहीं मधुमोम भी प्राप्त होता है। मधुमोम का उपयोग मैंने आपको बताया कि इसका उपयोग भी औषधि बनाने में किया जाता है, फेस क्रीम, लोशन आदि के निर्माण में किया जाता है, और फर्श के ऊपर जो पॉलिश की जाती है घिसाई करने के बाद में उसमें भी मधुमोम का उपयोग किया जाता है। और आज वर्तमान समय में मधुमक्खी पालन करने के लिए कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, और जो रेशम कीट पालन जो है इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को और किस नाम से जानते हैं, इसको हम कह सकते हैं सेरीकल्चर भी कह सकते हैं। अब देखिए, रेशम कीट पालन करने के लिए आपको पता है रेशम के कीट का जो है पालन किया जाता है शहतूत की पत्तियों के ऊपर, ठीक है, और जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है, और उसी रेशम को बुन करके जो है कपड़ा तैयार किया जाता है। और रेशम के धागों से जो कपड़ों का जो निर्माण करना है, इसका सबसे पहले जो प्रारंभ है वो चीन में हुआ था। और आज वर्तमान समय की बात करें तो चीन और जापान के बाद में रेशम उत्पादन में भारत का जो है तीसरा स्थान है। तो सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन चीन में होता है, दूसरे स्थान पर है जापान और तीसरे स्थान पर है भारत। और विश्व के अन्य कई देशों में आज रेशम कीट पालन और रेशम का उत्पादन और रेशम से कपड़ों का जो निर्माण करना है एक कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। अब रेशम कीट जो होता है, रेशम कीट का जो वैज्ञानिक नाम जो है, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिक्स मोराई। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? बॉम्बिक्स मोराई। तो रेशम कीट जो है, रेशम कीट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। अब रेशम कीट जो है इसका जो संघ जो है, इसका संघ है आर्थ्रोपोडा। इसका जो संघ है वो है आर्थ्रोपोडा, और इसका जो वर्ग जो है वो है इंसेक्टा। वर्ग क्या है इसका? इंसेक्टा। और इसका जो गण है, इसका गण है लेपिडोप्टेरा। इसका जो गण है वो है लेपिडोप्टेरा। इसका वंश जो है वो हो जाएगा बॉम्बिक्स, और इसकी जो जाति जो है, इसकी जाति जो है वो हो जाएगी क्या? मोराई। क्या हो जाएगी? जाति मोराई। और भारत में ये जो जाति यानी कि बॉम्बिक्स मोराई जो है इसका पालन किया जाता है, और एक वर्ष में इसकी जो है 2 से लेकर के 7 पीढ़ियां तक प्राप्त कर ली जाती है। तो भारत में, ठीक है, इसकी एक साल में कितनी? 2 से 7
पीढ़ियां जो है वो प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, तो एक साल में इसकी जो है 2 से 7 जो है पीढ़ियां प्राप्त कर ली जाती हैं। अब ये जो कीट जो है अंडा देता है, यानी कि अंडज होता है, और अंडे से क्या निकलता है? लार्वा। अंडे से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है, और इसके लार्वा को कहा जाता है कैटरपिलर। इसके लार्वा को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। और इसी कैटरपिलर में पाई जाती है रेशम ग्रंथियां। कैटरपिलर में क्या पाई जाती है? कैटरपिलर में पाई जाती है रेशम ग्रंथियां पाई जाती है। जब लार्वा जो है विकसित होने लगता है तो इसकी जो वृद्धि जो होती है वो 5 गुना तक बढ़ जाती है। लार्वा जब विकसित हो जाता है तो इसकी जो वृद्धि होती है वो 5 गुना अधिक हो जाती है। कितने गुना अधिक हो जाती है? 5 गुना अधिक हो जाती है। और एक पूर्ण विकसित जो लार्वा जो होता है, पूर्ण विकसित लार्वा जो है, उस पूर्ण विकसित लार्वा की जो लंबाई पाई जाती है वो लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर। पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर होती है। अब क्या होता है कि जो रेशम ग्रंथियां जो होती है, कौन सी ग्रंथियां? रेशम ग्रंथियां। इन रेशम ग्रंथियों से होता है रेशम का स्त्राव। ठीक है, रेशम ग्रंथियों से किसका स्त्राव होता है? रेशम का स्त्राव होता है। और यह जो रेशम का स्त्राव होता है, रेशम का स्त्राव द्रव रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? द्रव रूप में होता है। अब ये रेशम का स्त्राव जो द्रव रूप में हो रहा है, ये किसके संपर्क में आता है? हवा के संपर्क में। किसके संपर्क में आएगा? हवा के संपर्क में आएगा। और हवा के संपर्क में आने पर यह जो है कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये रेशम ठोस हो जाता है। ठीक है, तो रेशम ग्रंथियों से जो रेशम का स्त्राव होता है वो द्रव के रूप में होता है, लेकिन जब वो रेशम जो द्रव रूप में होता है वो हवा के संपर्क में आ जाएगा तब वो कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाता है। अब क्या होता है कि ये रेशम का जो कीट होता है ये खाना जो है ग्रहण करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। और जब ये खाना लेना बंद कर देता है तब आगे चल करके ये क्या बनाता है? कोकून बनाता है। क्या बनाएगा? कोकून बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि रेशम का जो कीट है, रेशम कीट क्या करेगा? सबसे पहले भोजन करना बंद कर देगा। ठीक है, रेशम कीट का लार्वा, ठीक है ना, रेशम कीट का जो लार्वा जो है वो भोजन करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। और भोजन करना बंद करने के बाद में ही किसका निर्माण करेगा? कोकून का निर्माण। कोकून का निर्माण जो है करने लगता है। अब ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ जो है रेशम का स्रावण कर लेगा और अपने आप को उसके अंदर क्या कर देगा? बंद कर देगा। और उसी को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। तो जो कोकून का जो निर्माण प्रारंभ होता है तो उसमें क्या करेगा? अपने चारों ओर रेशम का स्राव करके अपने आप को उसमें क्या कर देता है? बंद कर देता है। ठीक है, और इस तरह से जो संरचना बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। और कोकून के भीतर, किसके भीतर? कोकून के भीतर जो है पाया जाता है निष्क्रिय लार्वा। कोकून के भीतर क्या पाया जाता है? निष्क्रिय लार्वा पाया जाता है और उसको कहा जाता है प्यूपा। क्या कहा जाता है? उसको प्यूपा कहा जाता है। तो कोकून के भीतर निष्क्रिय लार्वा पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्यूपा कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोकून जो होता है, इस कोकून से 1000 से लेकर के 1200 मीटर लंबा जो है रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है।
ठीक है। तो एक कोकून से 1000 से लेकर के 1200 मीटर लंबा जो है रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और एक कोकून का जो वजन होता है, एक कोकून का जो वजन होगा, इसका वजन जो होता है वो 1.8 से 2.2 ग्राम। ठीक है। कोकून का जो वजन होगा वो कितना होगा, 1.8 से लेकर के 2.2 ग्राम तक पाया जाता है। अब जो रेशम का जो धागा होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से। ध्यान दीजिएगा कि जो रेशम जो है, रेशम का धागा, रेशम का जो धागा होता है, ये धागा जो है किससे बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन से। ठीक है। ये किससे निर्मित है, ये प्रोटीन से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, ये जो है प्रोटीन से निर्मित होता है, क्योंकि इसमें भीतर की तरफ जो है फाइब्रिन पाया जाता है और इसके बाहर की तरफ जो है सेरिसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो रेशम का धागा किससे बना होता है, प्रोटीन से निर्मित होता है, भीतर और बाहर की तरफ। ठीक है। अलग अलग प्रोटीन है। भीतर की तरफ जो है इसमें पाया जाता है फाइब्रिन। क्या पाया जाता है, फाइब्रिन। और बाहर की तरफ जो है इसमें पाया जाता है सेरिसीन। क्या पाया जाता है, सेरिसीन प्रोटीन पाया जाता है। और इसी रेशम से आगे चल करके जो है क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पहले पढ़ा मधुमक्खी पालन और उसके बाद में पढ़ा रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को जो है सेरिकल्चर भी कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जो है रेशम से कपड़े का निर्माण जो है वो कहाँ प्रारंभ किया गया था, चीन में प्रारंभ किया गया था। आज वर्तमान समय में रेशम से जो कपड़े बनाने का जो ये कार्य जो किया जाता है, ये एक कुटीर उद्योग के रूप में जो है आप देख सकते हैं विश्व के सभी, लगभग सभी भागों में पाया जाता है। ठीक है। और रेशम उत्पादन जो है उसमें सबसे पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है जापान का और तीसरा स्थान किसका है, भारत का है। और भारत में जो रेशम कीट का जो पालन किया जाता है वो शहतूत की पत्तियों पर किया जाता है। किस पे किया जाता है, शहतूत की पत्तियों पर। ध्यान दीजिएगा कि रेशम कीट पालन करने के लिए जो है कौन से, किसके बाग लगाए जाते हैं, शहतूत के बाग लगाए जाते हैं, क्योंकि रेशम कीट का जो पालन किया जाता है वो शहतूत की पत्तियों पर किया जाता है। और भारत में रेशम कीट की जिस जाति का उपयोग किया जाता है उसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई। इसका संघ है आर्थ्रोपोडा, वर्ग है इंसेक्टा, गण है लेपिडोप्टेरा, वंश है बॉम्बिक्स और जाति क्या है, मोराई है। और भारत में इसकी एक साल में जो है 2 से 7 पीढ़ियां प्राप्त कर ली जाती है। अंडज होता है ये कीट, यानी अंडे देता है और इसके अंडे से जो है लार्वा निकलता है और इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। और इसी में जो है लार ग्रंथियां यानी कि रेशम ग्रंथियां पाई जाती है। अब एक लार्वा जब विकसित होने लगता है तब उसकी वृद्धि 5 गुना तक बढ़ जाती है और पूर्ण विकसित लार्वा की जो लंबाई पाई जाती है वो 7.5 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ठीक है। फिर जो रेशम का जो स्त्राव किया जाता है रेशम ग्रंथियों के द्वारा वो द्रव रूप में किया जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो रेशम ग्रंथियों से जो रेशम का स्त्राव किया जाता है वो होता है द्रव रूप में, लेकिन बाद में जब वो हवा के संपर्क में आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अब क्या होता है कि रेशम कीट का जो लार्वा होता है वो भोजन करना क्या कर देता है, बंद कर देता है और कोकून का निर्माण प्रारंभ करता है। इसके लिए वह अपने चारों तरफ रेशम ग्रंथियों से क्या करेगा, रेशम का स्त्राव करेगा। ठीक है। और अपने आप को उसके अंदर क्या कर देगा, बंद कर देता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। अब कोकून के भीतर क्या पाया जाता है, निष्क्रिय लार्वा पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। कोकून से जो है 1000 से लेकर के 1200 मीटर लंबा रेशम का धागा प्राप्त किया जा सकता है और कोकून का जो वजन पाया जाता है वो 1.8 से लेकर के 2.2 ग्राम तक होता है। ठीक है। और रेशम का जो धागा होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। क्यों कि इसमें रेशम के धागे में भीतर की तरफ जो प्रोटीन पाया जाता है वो फाइब्रिन और बाहर की तरफ जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्या कहलाता है, सेरिसीन कहलाता है। ठीक है।